हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं MPSI से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि फ़िज़िक्स के हैं और ये साइंस सेक्शन में आप पूछे जाएंगे कि साइंस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं, वो यही हैं। और MPSI में ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। MPSI, जेल प्रहरी, जितने भी ये एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये क्वेश्चन के आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, परमाणु बल एटॉमिक फोर्स किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो एटॉमिक फोर्स है यह आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बल जो होता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। सेकंड क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगे या ट्रांसवर्स वेव्स जो होती हैं किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं? तो ये उत्पन्न की जा सकती हैं सिर्फ ठोस माध्यम में, मतलब जो सॉलिड मीडियम होता है कि सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम में उत्पन्न की जा सकती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंगे किस माध्यम से उत्पन्न की जाती हैं? तो अनुप्रस्थ तो ठोस से हो गया, और जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं इनको हम इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं, और ये तीनों माध्यम से उत्पन्न की जाती हैं। तीन माध्यम कौन कौन से हो गए? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस, द्रव और गैस तीन माध्यम होते हैं, तो ये तीनों माध्यम से लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स उत्पन्न की जा सकती हैं। बस आपको याद रखना है कि जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं जिनको हम अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम से उत्पन्न की जा सकती हैं। चौथा प्रश्न है, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या होता है? तो वहाँ पर स्रोत होता है नाभिकीय संलयन का। नाभिकीय संलयन को इंग्लिश में हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और इसमें क्या होता है कि दो एटम मिलकर एक एटम बना लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, सूर्य बना होता है मुख्यतः, सूर्य किसका मुख्यतः बना होता है? तो ये बना होता है हाइड्रोजन और हीलियम का। इसमें होता है कि दो हाइड्रोजन के दो जो मॉलिक्यूल होते हैं, दो एटम होते हैं, ये कंबाइंड होकर हाई टेम्परेचर पे कंबाइंड होकर एक हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं। दोस्तों बैकग्राउंड में आपको कुछ अलग सा नेचुरल साउंड आ रहा होगा, क्योंकि मैं इस टाइम पे नेचुरल एनवायरनमेंट में बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ डोंट माइंड। छठवां प्रश्न है, ऊष्मा का SI मात्रक होता है। ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। जितनी भी ऊर्जा होती है सबका मात्रक SI में जूल होता है। ताप का SI मात्रक क्या होता है? ये प्रश्न है। तो ताप का SI मात्रक अगर पूछता है तो ये होता है केल्विन। और एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ताप का एब्सोल्यूट जो मात्रक है वह कौन सा होता है? तो वो होता है एब्सोल्यूट, जिसमें हम एब्सोल्यूट जीरो मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ केल्विन स्केल होती है। और एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि अगर डिग्री सेल्सियस में कोई ताप दे दिया और बोले कि इसको हम केल्विन में बदलें, तो केल्विन में बदला जाता है 273 से उस ताप को जोड़ दो, तो ये बन जाता है डिग्री केल्विन में वो ताप का मान। आठवां प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था? ये प्रश्न पूछा जाता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बनाया था? तो ये बनाया था फर्मी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न 9 है, वायुमंडल की आर्द्रता जो होती है, आर्द्रता ये एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो जो ह्यूमिडिटी मापने वाला यंत्र होता है वो होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर आपको याद रखना है, हाइग्रो और हाइड्रो दो होते हैं, तो हाइग्रोमीटर जो होता है वो होता है वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र। 10वां प्रश्न है, किस समूह की सभी राशियां सदिश हैं? तो दो टाइप की होती हैं, सदिश और अदिश। तो सदिश में दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, परिमाण और दिशा दोनों की। परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो जो प्रश्न है इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला हो गया संवेग, त्वरण और बल। तो बल का जो SI जो MLT की फॉर्म में देखा जाए अगर, या तो ऐसे देख सकते हैं, या फिर आप इसका MLT फॉर्म ही मेनली आपको चेक करना है, MLT फॉर्म। तो ये सभी इसके ऑप्शन में संवेग, त्वरण और बल ये सभी सेम है। सेकंड है विस्थापन, भार और विद्युत धारा। तो विस्थापन, भार और विद्युत धारा। विस्थापन ये बोल सकते हैं कि कितना विस्थापन है और किस दिशा में विस्थापन है। तो इसमें दो चीज़ की आवश्यकता हो रही है। संवेग में ये बोल सकते हो कि कितना संवेग का मान कितना है और ये किस दिशा में हो रहा है। तो इसमें भी दो चीज़ों की आवश्यकता हो रही है। तो संवेग को अगर वैसे हम देखें फॉर्मूला के फॉर्म में,
तो संवेग को हम लिखते हैं एम इंटू वी, एम गुणे वी। एम होता है मास और वी होता है वेलोसिटी, तो इन दोनों का जो गुणा होता है वो संवेग कहलाता है। फिर तीसरा ऑप्शन है विद्युत तीव्रता, बलाघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र। तो ये तीनों भी सदिश राशि हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। 11वां प्रश्न है किस समूह की सभी राशियां अदिश राशियां हैं। तो अदिश में केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता होती है और वो होता है परिमाण की। तो समय को ये बोलते हैं कि कितने बज गए, तो लोग यही बोलेंगे कि अगर 4 बजे हैं तो 4 बज गए। जैसे इस टाइम पे बज रहा है 6:28, तो हम बोलेंगे 6:28 हो रहे हैं। कोई ये नहीं बोलता कि 6:28 पूर्वी दिशा में, ऐसे थोड़ी बोलेगा, ऐसा नहीं बोलेगा। तो ये मतलब होता है केवल एक ही चीज़ की अगर आवश्यकता है तो वह राशि होगी अदिश राशि। चाल, ये अदिश राशि है। द्रव्यमान, ये बोलता है कि कितना किलोग्राम का है। तो आप बोलोगे कि जैसे अगर 2 किलोग्राम का है तो 2 किलोग्राम बोल दोगे। आप ये थोड़ी बोलोगे कि पूर्व दिशा में 2 किलोग्राम है, पश्चिम दिशा में 2 किलोग्राम है, ऐसे नहीं बोलोगे। तो ये होता है अदिश राशि। फिर ताप हो गया अदिश राशि, दाब अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है, आयतन, घनत्व और कार्य, ये सभी अदिश राशियाँ होती हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। फिर प्रश्न संख्या 12 है आवृत्ति का मात्रक क्या है। आवृत्ति को हम दोस्तों हर्ट्ज में मेज़र करते हैं और इसको डिनोट किया जाता है HZ से। और आवृत्ति होती है साइकिल का अपोजिट 1/T। तो आवृत्ति को हम बोल दिए कि जो आवृत्ति को डिनोट करते हैं उसको F से डिनोट किए और टाइम को अगर T से, टाइम पीरियड को T से डिनोट करिए तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 1/T। 13वां प्रश्न है ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है। तो ध्वनि तरंग का वेग सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों ठोस में। जो सॉलिड्स होते हैं ध्वनि तरंगें उसमें सबसे तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं। 14वां प्रश्न है पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर, मतलब जो पराश्रव्य तरंगे हैं उनकी आवृत्ति कितनी हर्ट्ज से ज़्यादा होती है या कम होती है। तो अगर 20,000 किलो हर्ट्ज से 20K हर्ट्ज से अगर ज़्यादा है तो पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं, और अगर कम होती है तो अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। प्रश्न संख्या 15 है किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमान एक के मान जो होते हैं वो समान होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर होता है -40 डिग्री सेल्सियस पे। जो फ़ारेनहाइट है और डिग्री सेंटीग्रेड है ये दोनों ही सेम होते हैं। प्रश्न संख्या 16 है मानव शरीर का ताप होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये किस स्केल में पूछ रहा है। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछता है तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछता है तो ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 17 है किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है। तो अगर ये देखें तो आयतन जिस पॉइंट पे न्यूनतम होगा उसी पॉइंट पे घनत्व अधिकतम होगा। तो इसका मतलब ताप और वो पॉइंट जो है वो एक ही पॉइंट होगा। और ये देखें अगर कि घनत्व का फॉर्मूला होता है तो घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं। तो डेंसिटी इक्वल्स होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी बोलेंगे। तो अगर वॉल्यूम मिनिमम होगा तो डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और अगर वॉल्यूम मैक्सिमम है तो डेंसिटी मिनिमम होगी। तो ये जो पॉइंट होता है या ताप होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। और इसी को अगर ऐसा पूछ ले कि किस डिग्री केल्विन पे या किस तापमान पे, किस केल्विन पे ये ताप वॉल्यूम मिनिमम होता है, तो ये होता है 273 को जोड़ दीजिए 4 डिग्री सेल्सियस से तो बन जाएगा 277 डिग्री केल्विन पे ताप 277 डिग्री केल्विन पे जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी और वॉल्यूम मिनिमम होगा। 18वां प्रश्न है शुष्क वायु में ध्वनि की चाल है। तो शुष्क वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। 19वां प्रश्न है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो आपको पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि ये मीटर में पूछ रहा है या फिर किलोमीटर में पूछ रहा है। तो अगर ये मीटर में पूछता है तो आप ऐसा बोल सकते हैं 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हो गया, और अगर किलोमीटर में पूछता है तो ये होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें केवल एक ही आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 20 है जड़त्व का गुण होता है। तो जड़त्व का गुण ये होता है, ये न्यूटन का प्रथम नियम होता है। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 लॉ है उसके। फर्स्ट लॉ में बोलते हैं कि कोई जड़त्व का नियम
न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम कहलाता है। उसके अनुसार अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गति की अवस्था में तो गति ही करती रहेगी अगर उस पर बाह्य बल आरोपित न किया जाए, और अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगी अगर उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। तो ये इसका हो जाएगा, प्रत्येक वस्तु में होता है जड़त्व का गुण। तो जड़त्व का गुण इस क्वेश्चन के अनुसार जड़त्व का गुण होता है प्रत्येक वस्तु में। प्रश्न 21 है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जूल। 22वां प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको यहाँ पे उपकरण देखना है और उसका ऊर्जा का रूपांतरण किस फॉर्म में करता है ये देखना है। तो जो माइक्रोफोन है ये क्या काम करता है? तो ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर क्या होता है? तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। थर्ड है डायनेमो क्या होता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। डायनेमो एक्चुअली यूज होता है जो आपके पावर प्लांट होते हैं इनमें। फिर जो सितार होता है ये ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये गलत है। प्रश्न 23 है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो इसको अगर इंग्लिश में बोलें तो ये होता है एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो ये होता है 746 वाट। कन्फ्यूज नहीं होना है, 776 वाट दे के रखा है और 746 वाट, तो आपको याद रखना है कि ये होता है 746 वाट। 24वां प्रश्न है, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक आपको ये याद रखना है। तो बल का व्यंजक क्या होता है, मतलब किस लॉ से? तो F=ma होता है, संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है, सेकंड लॉ, उसी से रिलेटेड होता है। गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है हमें। तो F=ma किस नियम में है? ये है न्यूटन के दूसरे नियम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 25वां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो दाब जो है ये घटते जाता है और तापमान भी घटते जाता है। आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो है कि पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर जाने पर कितने मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कितनी गिरावट आती है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 26वां प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? आपको इसका रीज़न बताना है। तो इसका रीज़न होता है प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ जाता है। तो आपने एक लॉ पढ़ा होगा, PV=nRT। तो अगर दाब बढ़ता है तो ताप भी बढ़ जाता है, तो जल्दी से खाना पक जाता है, जल्दी बॉईल हो जाता है। और आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना है तो अगर आप दाब बढ़ा दिए तो ताप बढ़ जाएगा। तो अगर ताप बढ़ गया तो पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था, कितने प्रेशर पे उबलता है? तो एक वायुमंडलीय दाब पे, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर 1 atm प्रेशर है, दाब है, तो पानी उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। और अगर हमने दाब को बढ़ा दिया और बढ़ा कर दिया 2 atm या 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस पॉइंट पे, इस कंडीशन में जो पानी उबल रहा था तो अब 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं उबलेगा, अब 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पे उबलेगा। तो वो ताप क्या होगा? वो मे भी 80 डिग्री सेल्सियस हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, ये कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। तो कुल मिला के ये कि दाब बढ़ाने पर ताप बढ़ जाता है अंदर का, और जो पानी उबलने वाला होता है वो जल्दी उबल जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से हर सरफेस अपना आकार या सरफेस में एनर्जी को कम रखना चाहता है। तो मेन रीज़न यही होता है कि अगर एनर्जी को कम करके रखना है तो उसको अपना आकार को गोल करना पड़ेगा, और इसका रीज़न ये होता है कि एरिया कम लगता है गोल में। क्वेश्चन 29 है, झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपको ये बताना है। तो आवर्तकाल जो होता है वो अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर लोलक की लंबाई अगर बढ़ गई है तो उस पर उसका जो आवर्तकाल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आपको एक फार्मूला याद होगा, T=π√L/g। ये आपने पढ़ा होगा फार्मूला 10वीं या मे भी आपने 10वीं या 12वीं में पढ़ा होगा ये फिजिक्स में। तो T=π,
टी इक्वल्स होता है आवर्तकाल 2 बराबर 2 पाई अंडर रूट में L बाई जी। L होता है लोलक की लंबाई और G होता है गुरुत्व। तो अगर लंबाई बढ़ गई तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 31 है, ध्वनि तरंग क्या है? तो ध्वनि तरंगें क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें हर माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं, आपने ये पढ़ा था। ठीक है। 32वां है, स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि? तो इनका तारत्व जो होता है वह अधिक होता है, इसलिए इनकी जो वॉइस होती है पतली होती है। प्रश्न संख्या 33 है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है। इसका आंसर होता है 17 मीटर। फिर प्रश्न संख्या 34 है, किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो विद्युत वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है गामा किरणों की। तो गामा किरणें जो होती हैं इनकी जो वेधन क्षमता होती है वो वेधन क्षमता जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। कि इसका रीज़न ये होता है कि जो इनका वेव लेंथ होती है वह कम होती है, और अगर वेव लेंथ है कम है तो इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपने डी ब्रॉगली का एक नियम पढ़ा होगा, डी ब्रॉगली लॉ पढ़ा होगा, E इक्वल्स एच सी बाई म्यू, एच सी बाई लेमडा, E इक्वल्स एच सी बाई लेमडा पढ़ा था। तो लेमडा अगर कम है तो एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर एनर्जी ज़्यादा है तो भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? आपको ये बताना है। विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा किसकी होगी? तो ये है पानी की। फिर है 36वां प्रश्न, न्यूनतम संभव ताप क्या है? तो न्यूनतम संभव ताप जो हमें मिल सकता है वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, और अगर इसको हम केल्विन में स्केल में चेक करें तो केल्विन स्केल में क्या होता है 273 को हम जोड़ देंगे डिग्री सेल्सियस में। तो अगर 273 इसमें जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 0। तो न्यूनतम संभव ताप जो होता है वो 0 केल्विन तक हम अचीव कर सकते हैं। 37वां प्रश्न है, ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? तो ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः चालन विधि से होता है। 38वां प्रश्न है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। 39वां प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो ये होता है विकिरण विधि से। जो विकिरण होता है ये इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये माध्यम है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 40वां प्रश्न है, प्रकाश होता है, ध्वनि तो अनुप्रस्थ तरंगे थी, अनुदैर्ध्य तरंगे थी ध्वनि तरंगे। और आप यह क्वेश्चन याद रखना है कि जो प्रकाश होता है ये किस प्रकार की तरंग होती है? तो ये होती है अनुप्रस्थ एवं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। 41वां प्रश्न है, किस माध्यम से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, या किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक होने के लिए निर्वात की आवश्यकता पड़ती है। मतलब अगर निर्वात है, कोई भी उसमें अड़चन नहीं है स्कैटरिंग वगैरह के लिए या फिर रिफ्लेक्शन वगैरह के लिए, तो चाल सर्वाधिक हो जाएगी। कोई अगर ये सोचिए कि अगर आपके रास्ते में कोई अड़चन नहीं आ रही है तो आप बहुत फास्ट भाग पाएंगे। तो इसका मतलब होता है प्रकाश की चाल के लिए प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ये होता है बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपने धूप की किरण को प्रिज्म में से पास कराया होगा और देखा होगा कि जो बैंगनी रंग होता है वो हमें सबसे नीचे मिलता है और जो लाल रंग होता है वह सबसे ऊपर मिलता है। और ऐसा करके आपने याद किया होगा बेजानी हापी नाला, या फिर विवग्योर याद किया होगा। तो जो वी होता है या फिर वे होता है, बे मतलब हो गया बैगनी और वी मतलब हो गया वायलेट। तो ये सबसे नीचे रहता है। इस सबसे नीचे होने का रीज़न ये होता है कि इसका जो प्रकीर्णन है वह सबसे ज़्यादा होता है। 44वां प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जिसका होगा वही सबसे ज़्यादा उसका ही सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? इसका रीज़न जो होता है यह होता है प्रकाश का प्रकीर्णन।
प्रश्न संख्या 46 है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। जो रेगिस्तान में मरीचिका होती है, इसका बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 47 है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो जो हेडलाइट बनी होती हैं उस पर हम लगाते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होते हैं, जिनका जो अंदर की तरफ धंसे होते हैं। सॉरी। क्वेश्चन जो प्रश्न है 48वां, यह है वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये आपने देखा होगा बाहर की तरफ थोड़ी उठे होते हैं, तो ये होते हैं उत्तल दर्पण। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 49 है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं। तो इसका रीजन होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 50 है, सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। तो ये होता है बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। प्रश्न संख्या 41 है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है। तो प्राथमिक रंग 3 रंग होते हैं, वो होते हैं लाल, नीला, हरा। ये 3 रंग होते हैं प्राथमिक रंग, और बाकी सभी रंग इन्हीं रंगों से मिलकर बनते हैं। इसके लिए आप ट्रिक याद रख सकते हैं, RGB 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 RGB। इसको 3-4 बार बोलिए, याद हो जाएगा, RGB RGB RGB। प्रश्न संख्या 52 है, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। तो ये बनता है रेटिना पर। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। प्रश्न संख्या 53 है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका रीजन हो जाएगा अवतल लेंस का यूज किया जाता है निकट दृष्टि दोष अगर निकट दृष्टि दोष बनता है। प्रश्न संख्या 54 है, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 56 है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। यहाँ पे आपको नीला नहीं कर देना है, नीला पृथ्वी से दिखता है, लेकिन अगर अंतरिक्ष में कोई है तो उसको काला दिखता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं ओम में। 58वां प्रश्न है, कौन अर्धचालक होता है या सेमीकंडक्टर कौन है इनमें से। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये दोनों ही अर्धचालक होते हैं सेमीकंडक्टर। ताप बढ़ने पर इनका रेजिस्टेंस घटता जाता है। 59वां प्रश्न है, विद्युत बल्ब के भीतर होता है। तो विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी जाती है, निष्क्रिय गैस भरी जाती है। और निष्क्रिय गैसें कौन कौन सी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन। 60वां प्रश्न है, बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है। तो बिजली के फ्यूज का जो तार होता है ये बना होता है तांबा एवं टिन की मिश्र धातु से। तांबा एवं कॉपर टिन की मिश्र धातु से बना होता है जो फ्यूज वायर है। ट्रांसफार्मर का एक ऐसा यंत्र है जो यंत्र होता है यह उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, सिर्फ AC में प्रयुक्त होता है। तो ये सभी करेक्ट है। 62वां प्रश्न है, घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं। जो फ्यूज होते हैं ये किस क्रम में लगाए जाते हैं, ये लगाए जाते हैं श्रेणी क्रम में। घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं। तो ये लगे होते हैं समानांतर क्रम में। इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो क्या काम करता है। तो ये काम करता है AC को DC में बदलता है और DC को AC में बदलने की क्षमता रखता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इस्पात का। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रतिपादक थे। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है इसके प्रतिपादक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा फैराडे। स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में ठहरता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण दिशा में। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है।
नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो इससे यूज होता है कैडमियम की छड़ का। इसको हम डिनोट करते हैं CD से। विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है? तो अमीटर का यूज किया जाता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज कार्य करता है, तो जो फ्यूज लगे होते हैं विद्युत परिपथ में, ये विद्युत परिपथ की रक्षा के लिए कार्य करता है। उगता एवं डूबता सूर्य लाल हमें प्रतीत क्यों होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो इसका रीजन होता है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए ये सबसे ऊपर रह जाता है और हमें उगता एवं डूबता हुआ सूरज लाल प्रतीत होता है। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो अगर 90 डिग्री पे रखे हैं तो हम इसको ऐसे समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या हम याद का फार्मूला होता है n = 360 डिवाइडेड बाई कोण। कितने डिग्री का कोण है? -1। 360 बटे कोण -1, तो 360 बटे 90 का कोण बन रहा है, तो 360 बटे 90 कर देंगे और -1 कर देंगे, तो 360 बटे 90 किए तो आ गया 4, और 4 में से 1 को घटा दिए तो हो गया 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो फिलामेंट बना होता है ये टंगस्टन का, और इसका रीजन ये होता है जो विद्युत बल्ब होता है इसका जो फिलामेंट है ये रेड कलर का, जो टंगस्टन का बनने का रीजन ये होता है क्योंकि ये टंगस्टन जो है इसकी रेड हॉट हार्डनेस सबसे ज़्यादा होती है, मतलब कि ये गर्म होने पर अपनी हार्डनेस को खोता नहीं है और मतलब पिघलता नहीं है गर्म होने पर, इसलिए हम टंगस्टन यूज़ करते हैं। अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो इसका रीजन होता है स्थायित्व बढ़ाने के लिए या फिर स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। 76वां प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है, जो प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर है इसकी इकाई यूनिट क्या होती है? तो ये किसकी यूनिट होती है? दूरी की यूनिट होती है, और इसका मतलब होता है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, और किलोमीटर में अगर बोलें तो ये होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ़ के पिघल जाने पर पानी का तल ना तो ऊपर जाएगा और ना ही नीचे जाएगा, मतलब अपरिवर्तित रहेगा। 78वां प्रश्न है, स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? ये होती है हाइड्रोलिक ब्रेक्स की। हाइड्रोलिक ब्रेक लगे होते हैं और ये पास्कल्स लॉ के बेसिस पे कार्य करते हैं, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे फिजिक्स के या फिर साइंस के टॉप 78 क्वेश्चन जिनके रिपीट होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, और ये होने वाले आगामी एग्ज़ाम्स जैसे MPSI, कांस्टेबल, SSC GD, जेल प्रहरी, इन सभी में व्यापम हो गया, जैसे सब इंजीनियर हो गया, इन सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो आप इन क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़िए, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर ही याद हो सकते हैं अगर आप मन लगा के पढ़ रहे हैं तो। थैंक यू सो मच।